हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गियासुद्दीन बलबन के राजत्व के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बलबन का राजत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बलबन ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु चालीसा का दमन किया था। और ये चालीसा का दमन किया था गियासुद्दीन बलबन ने। लेकिन चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश में। ये दो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तथा राजत्व सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया था। क्योंकि संभवतः बौद्धास्था से मुक्त नहीं था, इसलिए भी राजत्व का प्रतिपादन करना जरूरी था। ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके वसया या बसया को बरनी ने संकलित किया। बसया में बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद एवं महमूद को संबोधित किया था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, इंडिकेट करूंगा। बलबन का राजत्व ईरानी यानी फारसी विचारों पर आधारित था। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन का राजत्व ईरानी या फारसी विचारों पर आधारित था। वो सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पहला शासक है जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से विचार किया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आरपी त्रिपाठी महोदय के अनुसार बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। अपने सरदारों को उसके माध्यम से बलबन बताता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गियासुद्दीन बलबन का। मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूँ। मैं नियाबत खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर द्वारा प्रदत्त हूँ एवं जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। ये किसने कहा था? गियासुद्दीन बलबन ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके अनुसार राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। बलबन का मत था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है। उसका हृदय क्रांति का भंडार है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात है गियासुद्दीन बलबन का। आप देखेंगे उनके बारे में दिया गया कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है, तो देख लेंगे। दंत कथाओं में मशहूर ईरानी बादशाह अफरासियाब को अपना वंशज बताया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि गियासुद्दीन बलबन ने अफरासियाब का वंशज बताता था। बलबन ने संजर इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था। गैर इस्लामिक प्रथाओं जो कि ईरानी मूल की थी, जैसे सिजदा एवं पैवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिजदा एवं पैवस यानी सुल्तान के पाँव चूमना, ये भी शुरुआत किसने किया था? गियासुद्दीन बलबन ने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। सिजदा पैवस किसने लागू किया था? वो गियासुद्दीन बलबन था। सर्वप्रथम उसी ने ईरानी त्यौहार नौरोज, ये भी इम्पोर्टेंट है, नौरोज यानी सूर्य पूजा शुरू किया, जो कि 19 दिनों तक चलता था। ये इम्पोर्टेंट है। सिजदा और पैवस किसने चलाया? नौरोज पर्दा किसने चलाया? ये गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने शराब त्याग दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था गियासुद्दीन बलबन ने। दरबारियों को विशेष वस्त्र ड्रेस कोड ही धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी थी। ये इम्पोर्टेंट है। दरबार में जब कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसको विशेष ड्रेस पहनता था, विशेष वस्त्र धारण करके जाना पड़ता था। दरबार में हंसी मजाक बंद करवा दिया था। उसके निजी सेवकों ने भी कभी उसे शाही पोशाक, मजे एवं मुकुट के बिना नहीं देखा था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद रक्त की शुद्धता एवं कुल की उच्चता पर बल दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया और स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बलबन ने मालिक उत तुज्जार व्यापारियों का प्रधानता फक्र बाबुनी ने नहीं मिला और अमरोह के खाजा पद पर कमाल मेहवार की नियुक्ति अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह उच्च कुल से नहीं था। बलबन कहता भी है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन का ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें
जलने लगती है और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क भारतीय मुसलमान था, परंतु उसने बलबन से स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया था। दीवाने अर्ज जो था उस पद पर इमादुल मुल्क वो भारतीय मुसलमान था, लेकिन बलबन से वो स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया था। जब बलबन ने उसकी जांच कराई तो उसका स्नेह इमादुल मुल्क के प्रति बहुत कम हो गए थे, क्योंकि वो झूठ बोला था। उसने देश के सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ दिल्ली में एकत्रित किया। बलबन ने स्वयं को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि उसका मानना था कि राजत्व जब आम जनता के पास जाता है तो वो छीन हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बरौनी लिखता है कि अपनी लगभग 40 वर्ष की खानी और बादशाहित के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, संगीतकारों एवं विदूषकों से बातचीत नहीं की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। बरौनी उसके बारे में लिखता है कि गियासुद्दीन बलबन लगभग 40 वर्ष की खानी और बादशाहित के दौरान, जब 40 वर्ष का उनका जो शासनकाल था, तब वो किसी बाजार के लोगों और संगीतकारों और विदूषकों के साथ बातचीत नहीं किया था। इम्पोर्टेंट है। राज्यारोहण के पश्चात उसने अपने पुत्र एवं पोतों को नाम ईरानी परंपरा पर रखा, जैसे कैकुबाद, कैखुसरू, केउमार्स आदि। इम्पोर्टेंट है। राज्यारोहण के पश्चात उसने अपने पुत्र एवं पोता का नाम ईरानी परंपरा पर अनुसार रखा था। कैकुबाद ये ईरानी नाम है, कैखुसरू और केउमार्स। जबकि राज्यारोहण से पूर्व उसके जिन पुत्रों का जन्म हुआ था उसका नाम मोहम्मद एवं मोहम्मद रखा था। इम्पोर्टेंट है। बलबन की राजत्व मॉडल में न्याय भी जुड़ा था, हालांकि इसके लिए उसका दोहरा प्रयोजन था। एक तो आम जनता के बीच अपनी न्यायप्रियता के माध्यम से वो मान्य होना चाहता था, दूसरे इसके माध्यम से उसने चहलगनी अमीरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। न्याय के विषय में बलबन का मत था कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो है क्रूर मनुष्यों की क्रूरता को नष्ट करना तथा वो देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर हो। राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतशील बन सके। बलबन अक्सर कहा करता था कि उसका मूल्यांकन देश में शांति स्थापित करने से किया जाएगा। वो न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। उसने अपने पुत्र एवं अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। ये खुद गियासुद्दीन बलबन ने कहा था। उसके बाद चालीसा का दमन, देखिए इम्पोर्टेंट है। बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया क्योंकि वही संस्था राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी था। चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाए गए और मारे गए थे। इम्पोर्टेंट है। यह साजिश का केंद्र था और इसी के कारण सुल्तान का पद गौरवहीन हो गया था, इसलिए चालीसा का गियासुद्दीन बलबन ने दमन किया था। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था। बलबन खुद चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसके हरकतों से वह वाकिफ था। दमन इसलिए भी जरूरी था कि कहीं इससे से कोई उसकी सत्ता को चुनौती ना दे, इसलिए उन्होंने दमन किया था। इनका दमन करने हेतु सर्वप्रथम उसने निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिया और उनको चालीसा का समकक्ष बना दिया था। हालांकि इस समय तक चालीसा के अधिकांश आमिर मृत हो चुके थे और जो जीवित थे उनको बलबन ने मरवा दिया था। इम्पोर्टेंट है। इसी कारण बरौनी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा, जिसने अपने आमिरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बरौनी ने गियासुद्दीन बलबन को खुफिया कातिल कहा था। शेर खां यह बलबन का चचेरा भाई था और इसका सबसे प्रमुख विरोधी था शेर खां। वही वो चालीसा का सदस्य था जो कि मंगोलों से मिला हुआ था। तो शेर खां भी चालीसा का सदस्य था और वो मंगोल से मिला जुला था। बरौनी शेर खां को भारतीय सीमाओं की मंगोलों से रक्षा करने वाला वीर सेनानी कहता है। बलबन ने शेर खां को जहर देकर मरवा दिया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये शेर खां किसका चचेरा भाई था और ये मंगोलों से जुड़ा हुआ था और इसका जो चालीसा था उसका सदस्य था शेर खां। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मालिक बकबक ये बदायूं का इक़्तिदार था। इसने अपने दास को मारा था, इसलिए बलबन ने उसे जनता के सामने कोर्ट से पिटवाया था। तो ये गियासुद्दीन बलबन ने किसको जनता के सामने कोर्ट से पिटवाया था? ये मालिक बकबक को।
तुगरिल इम्पोर्टेंट है, ये वो चालीसा का सदस्य था जिसने स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बलबन का गुलाम था। एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह तुगरिल ने किया था। ये पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। हैबत खां अवध का इक़्तिदार था। बलबन ने इसको भी 500 करोड़ लगवाया था। बलबन ने इसके स्थान पर चालीसा के सदस्य आमीन खां को अवध का इक़्तिदार बनाया था। कुछ समय पश्चात आमीन खां को मरवाकर बलबन ने उसे अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात है। बलबन के प्रशासनिक सुधार के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने आर्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन ने ही सबसे पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया था जिसे दीवाने आर्ज कहा गया है। दीवाने आर्ज का पद किसने सृजित किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवानी आर्ज का जो पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना था इमादुल मुल्क रावत था। और दीवाने आर्ज का जो पहला व्यक्ति था, जो प्रमुख व्यक्ति, वो इमादुल मुल्क को बनवाया गया था, जो कि पहले रावत आर्ज था। उसके बाद उसको दीवाने आर्ज बनवाया गया था। बलबन सेना को गतिशील बनाए रखने के लिए बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था। इसलिए वो अक्सर शिकार खेलने की बहाने अपनी सेना को रेवाड़ी की ओर ले जाता था। अपने पुत्र बुखरा खां को उसने परामर्श दिया कि सेना के लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े अधिक न समझाना। बलबन स्वयं अपने सेना सहित प्रतीक्षा करता था जब तक कि वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति पुल या नदी पार ना कर सके। तो इम्पोर्टेंट है, दीवाने आर्ज किसने गठन किया था? ये गयासुद्दीन बलबन ने। और इस पद पर किसने पहले तैनात किया था? वो था इमादुल मुल्क। उसके बाद सिख बलबन ने ही सर्वप्रथम वर्ष 79 ईस्वी में जिला के रूप में सिख का विकास किया था। इसका प्रमुख सिकदार कहलाता था। बरीदे की नियुक्ति, बलबन की सफलता का एक मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन ने प्रत्येक सूबा में तथा जनसाधारण के बीच बरीद की नियुक्ति की थी। बलबन ने बदायूं के बरीद का वध करवा दिया था। उसने प्रत्येक जिले में गुप्त संवाददाता की नियुक्ति की थी। वंशावली की पूरी जांच के पश्चात ही बड़ी सावधानी से बरीद का नियुक्ति करता था। इस विषय में उसने अपने पुत्र को सलाह दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो गुप्तचरों को दरबार के निकट न आने दे, क्योंकि शासकों के पास उनकी निकटता से आज्ञाकारी तथा विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं और उनका शासक व विश्वास जो उत्तम शासन का आधार है वो नष्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को वॉच करके अच्छे से पढ़ लीजिए। साहिब दीवान, बलबन ने इक्ताओं में खाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की थी, प्रांतीय दीवान के। उसके बाद जागीरदारी व्यवस्था के बारे में दिया गया है। सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थी वे उनकी मृत्यु के बाद भी उसके वंशज के पास बनी रहती थी। इंपॉर्टेंट है, सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीर दी जाती थी वे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों में के पास बनी रहती थी। बलबन को इसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था, अतः उसने क्या किया था? 20 या 30 टन का पेंशन के बदले इक्ता यानी जागीरों को पुनः ग्रहण का आदेश दे दिया था। पहले ये नहीं था। जब सैनिकों को सेवा के बदले में जो जागीर मिलता था वो उनको वंशज के पास भी रहता था उसकी मृत्यु के बाद। लेकिन बलबन ने क्या किया था? उसने 20 या 30 टका के पेंशन देकर उनका या जागीरों को पुनः ग्रहण कर लिया था। उसके इस नीति के विरोध में क्या हुआ? प्रभावित होने वाले वृद्ध एवं विधवाएं दिल्ली के सड़कों पर उतर गए। बलबन ने अपने मित्र फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल के सलाह पर इस योजना को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण है कि बलबन के संपूर्ण काल में उसकी केवल ही एक नीति असफल रही, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने ये जो योजना बनाया था उनको भी वापस ले लिया था फखरुद्दीन के सलाह पर। खलीफा के बारे में, बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने की चर्चा करता है, लेकिन खलीफा की मृत्यु हो गई थी। अतः बलबन ने दिवंगत खलीफा मुस्लिम की स्मृति में सिक्के जारी किए और खुतबे में उसके नाम पढ़ा जाता था। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था, क्योंकि उसका अर्थ था कि खलीफा की मृत्यु हो गई है, किंतु खलीफा अमर रहे। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता भी दिया था। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रशासनिक मूल्य एवं मान्यताएं,
जो भी है देख लेंगे। बलबन ने शासन के संबंध में अपने पुत्र बुखरा खां को सलाह दिया कि शासन ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत उदार, अपितु इनका मिश्रण हो। संतुलित आचार शासन का आदर्श वाक्य है। बलबन का मानना था कि राज्य की अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य को अपनी आय का आधा व्यय करना चाहिए और आधी आय आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखी जानी चाहिए। ये मोहम्मद खां को कहा था। शासक को संरक्षक के कानून बनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा करना चाहिए। शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किए जाए और शासन के निर्णय में बार बार परिवर्तन नहीं होने चाहिए। राजत्व के बारे में बहुत ही कठोरता, बहुत ही अच्छा काम किया था। मृत्यु वर्ष 1787 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। उसका जनाजा कुस्केलाल यानी लाल महल के निकालकर उसे दारुल अमाल में दफन किया गया था। मूल्यांकन देख लेंगे क्या कहा गया है। बलबन की सर्वाधिक आलोचना करने वाला इतिहासकार कौन था? के निजामी। इम्पोर्टेंट है। उसका कहना था कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। बरनी बताता है कि बलबन की मृत्यु पर आमिरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए पर धूल उड़ाए। 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया गया था। इम्पोर्टेंट है। मालिक फखरुद्दीन 6 मास तक नंगी भूमि पर सोया। नगर के व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की। हबीबुल्लाह महोदय ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा, जिसने खिलजियों की शासन व्यवस्था के लिए आधार का काम किया। मंगोलों के मार से जब मध्य एवं पश्चिम एशिया का अधिकांश मुस्लिम राज्य मिट चुके थे, तब बलबन एवं दिल्ली सल्तनत इस्लाम के अकेले रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंट है। उसने दिल्ली दरबार में मध्य एशिया के बहुत से निर्वासित युवराजों को शरण भी दिया था। बलबन को विदेशों में मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बलबन कहता भी है कि पूर्व के निवास गृह का नाम उनके देश या वंशों के नाम पर रखा जाए। बलबन उलेमा एवं संत का सम्मान करता था। वो उनके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श करता था और सदैव उन्हीं के साथ भोजन करता था। तो ये था गियासुद्दीन बलबन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगले वीडियो में और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।